नमस्कार। मैं बहुत दिन बाद आपसे आज पुनः बात कर रहा हूँ और ये स्पेशली ये जो बात है सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थियों के लिए है, पर लेकिन इससे जुड़ी जो बात है वो आप अन्य सेवाओं के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आपको कई बार क्या है ना, आप एक तो ट्रेडमिल थ्योरी पर आप बहुत ज़्यादा चलते हैं, यानी एक व्यक्ति चल रहा है उसी के पीछे पीछे आप चलते जाएंगे, आप अपनी अक्ल लगाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ आज स्मरण कराना चाहूँगा कि आपको बहुत सारे लोग ज्ञान देंगे, मैं भी जिसमें एक ज्ञानी आप कह सकते हैं, चाहे कुछ भी कह सकते हैं आप मुझे, बनने की जो कोशिश कर रहा हूँ। पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हमेशा उन लोगों से ज़रूर मिलना जो लोग फेल हुए हैं, जो अंतिम स्टेज में जाकर के फेल हुए हैं, उनसे आप मिलना, उनका अनुभव समझना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सफलता की कहानी हर व्यक्ति को पसंद आती है, हर व्यक्ति सफल व्यक्तियों के पोस्टर्स लगाते हैं। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के सामने जाएंगे, वहाँ किसी भी उन्होंने आज तक किसी को ये नहीं बताया कि उनके यहाँ से कितने अभ्यर्थी थे जो फेल हो गए। वो फर्स्ट रैंक करके टॉप 10 के टॉप 100 के फ़ोटोज़ लगा के बैठे हैं। फेलियर के फ़ोटो किसी ने नहीं लगाए, न किसी ने उनको अनुभव दिया। मैं ये जो अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसका मूल कारण ये है कि कई बहुत सारी परीक्षाएं लगातार देने के बाद, जहाँ असफल होने के बाद, जब सफलता की सीढ़ी पर मैं चढ़ा तो मैं समझता हूँ कि मैं ही नहीं, जो आज व्यक्ति सफल हैं उनके रास्ते में या तो इन चीज़ों की उन्होंने कमी रखी या इन चीज़ों से बच कर के अन्य पॉजिटिव पॉइंट्स पर गए। अब मैं आपको सिर्फ अगले 3 मिनट में ऐसे बिंदु बताऊंगा जिन पर आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से किसी भी परीक्षा में आप फेल होने से बच सकते हैं, या जो सफल अभ्यर्थी होते हैं वो इन बिंदुओं से दूर रह कर के पास होते हैं। तो सबसे पहले बात है कि जब भी आप अभी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा देने जा रहे हो, चाहे आरएस की परीक्षा देने जा रहे हो, आप पहले बिंदु पर उसके सिलेबस को गहराई से समझें, सिलेबस के एक एक बिंदु को समझ लें। तो जो भी असफल अभ्यर्थी होते हैं उनकी मूल कहानी होती है कि उन्होंने सिलेबस को अच्छी तरीके से नहीं समझा हुआ होता है। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी सिलेबस को सिर्फ प्रॉपरली नहीं पढ़ते, वो किसी एक सेक्शन को ठीक से नहीं पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे तो उसके पूरे सेक्शंस पर काम नहीं करेंगे। तो आप सिलेबस को पूरा पढ़ें, नंबर एक बात। यानी जो असफल अभ्यर्थी वो क्या नहीं करते, सिलेबस को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स और मॉक टेस्ट से बहुत दूरी रखते हैं फेल होने वाले अभ्यर्थी। आप यदि इससे बचना चाहते हैं फेलियर से, तो आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को और मॉक टेस्ट से बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल भी समझने की कोशिश करनी है कि आप भी इस यात्रा से गुजर रहे हैं तो आपको क्या क्या हर्डल्स आने वाली हैं। तो कृपया करके पुराने पेपर्स को सॉल्व कीजिए और समझिए कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितनी गहराई से पूछे जाते हैं। मेरे 1000 बताने के बाद भी जब तक आप खुद करके नहीं देखेंगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। दूसरी बात, सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए खास तौर से कि उनको फिजिकल टेस्ट को वो हल्के में ना लें। 100 मीटर्स की रेस लगती है, बड़ी आसान सी लगती है। 13, 14, 15 फीट की जो जंप है बड़ी आसान सी लगती है कहने में। पुशअप्स हैं बड़े हल्के से लगते हैं, पर लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जब आप परीक्षा देने के बाद जब इसकी बारी आएगी तो आपके पास न तो टाइम होगा, और यदि टाइम भी होगा तो इसको आप 1 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में इम्प्रूव नहीं कर सकते। चाहे आप कितनी भी फिजिकल कोचिंग सेंटर्स के पास चले जाना, चाहे कितना बढ़िया कोच रख लेना, ये जब तक आप इस पर काम नहीं करेंगे आज से, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि 9 महीने की ट्रेनिंग आर्मी में, 9 महीने की ट्रेनिंग ऐसे फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में होती है। उसका मूल कारण यही होता है कि व्यक्ति को लगभग टाइम लगता है, उसकी बॉडी को, उसकी मसल्स को। तो कृपया करके यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो कल सुबह से ही 1 घंटा निकालना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अन्यथा आप पूछ लेना, बहुत सारे लोग जिनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, हम लोगों से बहुत ऊपर थे, पर लेकिन वो फिजिकल टेस्ट में फेल हुए
और बार हो गए, ठीक है। और इसमें एक और बड़ी चीज़ होती है कि कल चले जाएंगे, परसों पेट पैर में दर्द होगा, वहाँ कुछ मसल्स खिंच जाएंगे, तो आप रेगुलरिटी नहीं रखते हैं, इसलिए फेलियर होने की भी ज़्यादा संभावना रहती है। चौथा पॉइंट, हम जब भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या इधर के आसपास जाते हैं तो हम ढेर सारी पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। हम हिस्ट्री की किताब ले आएंगे, ज्योग्राफी की किताब ले आएंगे, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं, हिंदी स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, पर लेकिन जब जितनी भी चीज़ें आपने स्टैटिक पढ़ी पर लेकिन आपने करंट को नहीं पढ़ा, तो आप देख लेना आप करंट में मात खाएंगे। और करंट एक दिन में नहीं बनती, करंट लगातार चेंज होती है। तो कृपया करके करंट को पढ़ें, और करंट काफ़ी वाइड हो जाती है, फिर एक दिन में कवर नहीं होती। आप पीछे से जब तक उसको आज से शुरू नहीं करेंगे और अगले पिछले 6 महीने से नहीं शुरू करते हैं तो उसके उतने रिवीजन के लेवल नहीं बनते हैं, और अमूमन फेल होने वाले अभ्यर्थियों का करंट में मार्क्स कम आते हैं। आप पूछ लेना जा करके यदि नहीं है। और उसका दूसरा कारण ये भी है कि वो इंटरव्यू में भी काम आती है करंट अफेयर्स। आपसे कभी भी वो स्टैटिक हिस्ट्री नहीं पूछता है तो वो करंट से पूछता है, जिससे करंट से जुड़ी हुई हिस्ट्री पूछता है। आपके करंट से जुड़े हुए प्रश्न आजकल आरपीएससी के द्वारा बनाए जाने लगे हैं, चाहे आप एमपीपीएससी दे रहे हो चाहे बीपीएससी दे रहे हो। आजकल जो प्रश्न हैं वो स्टैटिक एकेडमिया के में भी वहीं से आते हैं जो वर्तमान में कहीं से जुड़े हैं। पांचवा बिंदु रहता है कि कंसिस्टेंसी नहीं रहती आपके रूटीन की। जितने भी असफल अभ्यर्थी होते हैं उनका मूल कारण ये होता है कि एक दिन वो 18 घंटे पढ़ते हैं तो पूरे सप्ताह फिर 0 आवर्स होते हैं उनके। आप 6 घंटे पढ़ें, 8 घंटे पढ़ें, रेगुलर पढ़ें, क्वालिटी से पढ़ें, एक कंसिस्टेंसी रखें, अन्यथा आपके साथ असफलता आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। छठवां बिंदु मैं जो आपसे बात करूंगा कि आप कई बार क्या होता है ना, 2-4 सेमिनार अटेंड करेंगे, 2-4 वीडियोस देख लेंगे, मोटिवेशनल वीडियोस, ठीक है। आपको कुछ पुरानी किसी पेपर दिया, उसमें कुछ अच्छे अनुभव आ गए, गलती से आपने मॉक अटेंड करने लग गए और मॉक में आपके मार्क्स बहुत आ रहे हैं, तो आप या तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, या कई बार क्या होता है जो मेरे साथ भी हुआ कि मैं जब गया और वहाँ देखता हूँ कि मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, या मुझे लगता है कि इसमें कुछ सेक्शन बहुत टफ हैं तो वो चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो मैं लो कॉन्फिडेंस हो जाता हूँ या अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता हूँ। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस वाला मैटर मारता है उन लोगों को जो ज़्यादा शुरुआती घोड़े दौड़ाते हैं, और अंडर कॉन्फिडेंस उनको मारता है जिनको डर लगने लगता है पेपर से। और बीच में कई बार आप देखना पेपर के बिल्कुल लास्ट मिनट में आकर के, लास्ट टाइम में आकर के कई लोग तैयारी छोड़ देंगे। खास करके आरएस में तो बहुत होता है ऐसा, आईएएस में भी बहुत होता है, कई लोग नहीं स्किप कर जाते हैं, मैं पेपर ही देने नहीं जाते। तो आपसे यही निवेदन है कि दोनों ही स्थितियों से बचें, गोल्डन मीन यानी मध्यम मार्ग को अपनाएं। अब आती है एक बात जो मैंने शुरुआत में कही थी, और वो है बहुत महत्वपूर्ण बात कि भाई ट्रेडमिल थ्योरी क्या है। ट्रेडमिल थ्योरी को आप देखेंगे तो बात यह है, एक व्यक्ति चल रहा है, सोसाइटी में सब उसी के पथ पे चल रहे हैं, आप उसी के आधार पर कोचिंग अटेंड कर लेते हैं। एक कोचिंग में बहुत सारी भीड़ है, उसी ने सिद्ध कर दिया भैया उसमें भीड़ है तो सब मैं भी चलता हूँ, मैं भी चलता हूँ, तू भी चल, मैं भी चल, मैं भी चल, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट है, फलाना सर, ये सर, ढिमका सर, 50 सर का नाम आप लोगे, 50 आदमी 50 कोचिंग्स के चक्कर काट रहे हैं, भीड़ भरे जा रही है। आजकल कोचिंग के महाविद्यालय बन गए हैं, ठीक है। तो देवाओं में एक चीज़ बता देता हूँ, आजकल आरपीएससी हो या कोई भी बोर्ड हो, एक कोचिंग के मटेरियल को कभी भी नहीं आने देगा। यदि उस कोचिंग का मटेरियल आ गया तो वो तो कोचिंग पूजने लगेगी। आप पिछले एग्ज़ाम से देख लीजिए, किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स पर डिपेंड होना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। कृपया 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 अपने सोर्सेज को बढ़ाइए, ऑथेंटिक सोर्सेज ढूंढिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को समझिए, वर्तमान की करंट को उससे जोड़िए, किस सेक्शन में किस पार्ट के करंट अभी वर्तमान में चर्चा में है, उससे जुड़े हुए बिंदु क्या क्या स्टैटिक में हो सकते हैं। इन सब पर जुड़ करके आप जब पढ़ते हैं तब आप वर्तमान जो रिक्वायरमेंट्स हैं आरपीएससी की तो आपका कल्याण हो जाएगा। अन्यथा मैं समझता हूँ
कि आपकी भी वो लिस्ट बनने वाली है जिसको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने पोस्टर्स में कभी नहीं छापेंगे। ठीक है। दूसरी बात होती है, 8वीं बात जो मैं आपसे कहूँगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी क्या है। ऐसा तो नहीं है बस पढ़े जा रहे हैं दे राजस्थान की हिस्ट्री, दे हिस्ट्री, दे हिस्ट्री। ए भाई, हिस्ट्री से ही सब क्वेश्चंस आएंगे क्या? इसी में पीएचडी करनी है क्या? पढ़े जा रहा हूँ मैं हिंदी हिंदी हिंदी। अरे भाई, दूसरा पेपर भी है। हिंदी से ही पूरी से नैया पार नहीं होगी। हिंदी आपकी मेरिट लिस्ट में लाने में एक पार्ट है, पर लेकिन दूसरा पेपर भी उतने ही नंबर का है। तो इसलिए एक टाइम मैनेजमेंट और बैलेंस अमंग द सब्जेक्ट्स और बिटवीन द टू पेपर्स करना पड़ेगा। यदि स्ट्रेटेजी नहीं आती है तो टाइम प्लान आप यदि लिख के भेज दें, मैं टाइम प्लान बना के भेज दूंगा, पर लेकिन मेरा टाइम प्लान मेरे लिए होता है, तुम्हारे लिए नहीं। तो अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाएं। आप कहाँ अच्छे हैं, कहाँ बुरे हैं, कहाँ कमज़ोर हैं, कहाँ बहुत खिलाड़ी हैं, इसको बैलेंस करें, समझें, किसी और के कहने से ना चलें। अरे टॉपर्स की कहानी पढ़ ली, टॉपर्स क्या है? टॉपर्स की रिक्वायरमेंट अलग थी, टॉपर्स की ज़िंदगी अलग थी, टॉपर्स के जूते अलग थे, टॉपर्स की फैमिली में क्या सिस्टम था, क्या प्रोज थे, क्या कॉन्स थे, ये सब चीज़ें आप देखें, देन मूव ऑन। अब बात आती कि कई बार क्या होता है कि आप पेपर दे लेंगे, इंटरव्यू के लिए तैयारी लास्ट टाइम में कर लूँगा सर। अरे लास्ट टाइम में क्यों कर लोगे यार? अभी से करंट पढ़िए ना, अभी से बात करना सीखिए ना। 2-2 नंबर 3-3 नंबर से ही तो रहती है कट ऑफ लास्ट में। इंटरव्यू 50 नंबर का है, आरएस में 80 नंबर का है। तो देवा भैया, मेरे प्यारे दोस्तों, भाई और बहनों, इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी बोलना, चालना, समझना, उत्तर देना, इसको भी लगातार प्रोसेस में रखो, क्योंकि अंतिम उद्देश्य सफल होना है, मात्र परीक्षा देना नहीं है। और अंत की बात जो शुरुआत से लेकर अंत तक चलेगी, और वो है हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपने यदि हेल्थ और स्ट्रेस को, यानी हेल्थ को ठीक से नहीं सोचा, खा लिया पी लिया, यहाँ बैठ के उस जगह पे गोलगप्पे खा लिए, कभी जाके खाना आज नहीं खाया, कोई बात नहीं मैं आज पढ़ रहा हूँ, लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, खाना बिल्कुल छोड़ दिया। बाबू, नौकरी से पहले भी यही शरीर था, नौकरी भी यही शरीर कराएगा। यदि ये हेल्थ नहीं होगी तो ज़िंदगी में कभी सुख नहीं पाने वाले हो। अब आप कहोगे कि क्यों सर? मैंने अपने एग्ज़ाम के टाइम पर अपने दांत की केयर ठीक से नहीं की, तो आज नौकरी लग जाने के बाद जो जिस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा पीड़ित हूँ वो टीथ से पीड़ित हूँ। एक दांत तो निकालना भी पड़ गया। तो कृपया करके हेल्थ पर कॉन्शियस रखें। और अंतिम बात है कि इतने रील्स और इतनी सब चीज़ें, फ़ोटोज़ वोटोज़ देख के, गाड़ी के, इसके, सायरन के, आप यूं पागलों की तरह ना हो जाएं कि आपको ये लगने लगे कि मैं सब इंस्पेक्टर बन गया और मैं बहुत कुछ बड़ा बनने वाला हूं, और यदि ये नहीं बन पाया तो मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए आप क्या ले लेते हो कि स्ट्रेस ले लेते हो। क्या करूं सर, मुझे करनी है तो नौकरी करनी है, सिर्फ सब इंस्पेक्टर ही बनना था सर, ये वो मुझे लाल बत्ती बहुत अच्छी लगती है गाड़ी में, और वर्दी के सर, ये वर्दी के लिए तो मैं जान दे दूं सर। अरे क्यों जान देनी? एक जीवन है, जीवन जीने के लिए माध्यम अलग अलग हैं। उसके माध्यम, यदि सब इंस्पेक्टर नहीं बनोगे तो क्या जीवन खत्म हो जाएगा? बन जाओगे तो कौन से डबल बन जाओगे। स्ट्रेस मत लीजिए, आए हो पढ़िए, इन बिंदुओं पर काम कीजिए। यदि नहीं बने बात तो दूसरे प्लान बी की तरफ चले जाइए। ज़िंदगी कभी किसी की एक पॉइंट पर नहीं रुकी, और सब इंस्पेक्टर बन के भी तुम 1000 साल जीने वाले नहीं हो। आप इस बात को 100% मान लो, या कुछ भी बन जाओ, आरएएस बन जाओ, आईएएस बन जाओ, कोई भी इस दुनिया में स्थिर नहीं रहा है, यहाँ नहीं रहेगा। तो इतना तनाव नहीं लेना है कि आपका बहुत कुछ, कि आप तनाव इतना ले लें कि जो कुछ मिलना था वो भी जाए और शरीर भी चला जाए। आपको मेरी बातें पसंद आई हों तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
नहीं पसंद आए तो 5 गालियाँ लिख करके मुझे भेज दें। बहुत बहुत आपका आभार, आपने मुझे सुना। यदि 15 मिनट आपने मुझे दी होंगी तो मैं समझता हूँ कि आपने कुछ सीखा होगा। अन्यथा मेरी बातें मेरे लिए ही छोड़ दें, ये मेरा शौक़ है। और यदि आपको एक क्षण भी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।